हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आरएमपीवी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कंप्यूटर की क्लास को। और इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है या अदर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की क्लास आप यहां पर कर सकते हैं। आरएमपीवी एजुकेशन पर शाम 4 बजे आप सभी को कंप्यूटर की क्लास मिलती है। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। यहां पर देखिए, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। अमेजन, गूगल, सिस्को या कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है, इसका सही जवाब आप सबको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है, इसका नाम आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की, तो www के खोजकर्ता कौन हैं, आविष्कारक कौन हैं? हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली को www का जनक माना जाता है या खोजकर्ता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर पूछा गया है, MS Excel का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? जब आप MS Excel में काम करते हैं तो MS Excel का फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा है। अब देखिए, आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन अपने आप ही ऐड हो जाती है। मीन इससे हमें पता लगता है कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है। तो अगर आपने MS Excel, जैसे हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, तो अगर आपने MS Excel में कोई फाइल तैयार की है और उसे सेव किया है तो उसके साथ में कौन सा एक्सटेंशन जुड़ जाएगा, और ये एक्सटेंशन आपको सभी आने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, XLSX। क्या जुड़ेगा? XLSX। ये एक्सटेंशन आपका किसका होगा? MS Excel का होगा। याद रखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर यही आपसे MS Word में पूछा जाए कि अगर आपने MS Word में कोई फाइल बनाकर सेव की है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो DOCX हो जाएगा, .docx हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? अब अगर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस की, तो ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, इनपुट डिवाइस है, और ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है, मीन आउटपुट हो रहा है, वो डिवाइस आउटपुट कहलाएगी। तो प्रिंटर, रैम, रोम और जॉयस्टिक, यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है? प्रिंटर है, क्योंकि प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना, एक होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी। दोनों में अंतर क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है, जैसे कोई आपने अपना रिज्यूमे तैयार किया या बायोडाटा तैयार किया और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही है, तो वह एक सॉफ्ट कॉपी होगी। अगर आप उसे प्रिंट करा देते हैं तो जैसे ही आप प्रिंट करा देंगे, प्रिंट होने के बाद में जो पेपर आपको मिलेगा वह एक हार्ड कॉपी होगी। ये दोनों में अंतर होता है। तो प्रिंटर से डेटा प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए ये आउटपुट हो जाएगा। बाकी जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और अगर हम रैम और रोम की बात करते हैं तो रैम और रोम ये सब आपके कंप्यूटर की कैसी मेमोरी हैं? प्राइमरी मेमोरी है। ओके, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम की बात करें तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यह एक अस्थाई मेमोरी होती है, जब तक आप काम करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे या जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है तब तक डेटा रैम के अंदर रहता है, उसके बाद में डिलीट हो जाता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है और यहाँ पर डेटा आपका परमानेंट सेव रहता है। और रोम के अंदर बायोस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे फर्मवेयर कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये बायोस नाम का सॉफ्टवेयर ही सबसे पहले एक्टिव होता है और आपके सिस्टम को बूट कराने का काम करता है। ओके, अगला सवाल, कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है। अब कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है? माउस, कीबोर्ड, CPU या ग्राफिक्स कार्ड।
सही जवाब आप सब देंगे। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या होगा। और अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी को शेयर कर देना है क्लास को, ठीक है। और डेली आपको 4 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। सभी को क्लास को शेयर कर देना है ताकि और भी साथी इस चैनल पर आ पाएँ और क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि डेली आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहे। यहाँ पर सही जवाब CPU हो जाएगा। आप देखिए, अगर हम CPU की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो कंप्यूटर में हमेशा क्या होगा, एक CPU तो होगा ही होगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा ही होगा। अगर हम CPU की बात करें तो CPU में मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका CU होता है, एक आपका MU होता है और एक आपका ALU होता है। यानी CPU के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में होता है। कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा मेमोरी यूनिट होता है, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आपके कंप्यूटर में जितना भी कैलकुलेशन का काम है वो सारा, चाहे वो गणितीय हो या फिर लॉजिकल हो, है ना, वो सारा काम ALU के द्वारा ही किया जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है ये आपको बताना है। आपने मॉडेम का नाम सुना होगा। मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में, तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। अब ये मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो है वो किस प्रकार का है? तो आपने कहा सर इनपुट भी है एंड आउटपुट भी है। ये दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मॉडेम आपका इनपुट में भी आता है और आउटपुट में भी आता है। एक ऐसा पासवर्ड है, डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्नित किया जाता है। डैश इज अ पासवर्ड दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यूजुअली रैंडमली जनरेटेड बाय अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। मीन अब एक ऐसा पासवर्ड है जो कि रैंडमली जनरेट होता है ना, और इसे हम केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक बार ही इसका हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे आप बताओ? उसे हम वन टाइम पासवर्ड कहेंगे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। उसे हम OTP के नाम से जानते हैं, वन टाइम पासवर्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। देखिए, जब भी आप कभी लॉगिन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं या अदर कोई भी पैनल पर लॉगिन करते हैं, तो कई बार क्या होता है, आप अपना यूजर आईडी भर देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद भी आपके मोबाइल नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना चाहते हैं, तो आपने अपना यूजर आईडी डाला एंड पासवर्ड डाला, उसके बाद भी एक OTP आपके नंबर पे आएगा। उसके बाद उस OTP को जब आप डालेंगे तभी लॉगिन कर पाएंगे। तो एक प्रकार से ये डबल सिक्योरिटी हो गई है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसे बोला जाता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसे कहा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी पता लग गया तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि OTP आपके नंबर पर आएगा और जब तक वो OTP आप शेयर नहीं करेंगे उसके साथ में, तब तक लॉगिन नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था, कौन सा था? द मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्रमुख घटक कौन सा था? ठीक है, बताइए। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, कौन सी स्विचिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? तो आंसर याद रखना है, क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, ये प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। इसी प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। सेकेंड में क्या हुआ? सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ? IC का यूज किया गया। फोर्थ में क्या हुआ? VLSI का यूज हुआ और फिफ्थ में क्या हुआ? ULSI का यूज किया गया। तो यहाँ IC का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ VLSI का मतलब क्या है? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसको वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ULSI का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की, वो कौन से हैं? भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की? स्वयं, दूसरा स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी, या सभी विकल्प सही हैं? तो आप बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प करेक्ट हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है? माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है? देखिए, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक अवश्य करें, और नीचे आप सबको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है कि क्लास कैसे लगी, तो अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में भी अवश्य आप सबको देना है। ओके, और नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़ा है? तो सबसे छोटा बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, है ना। किलोबाइट यहाँ है, ऐसे करके किलोबाइट है। तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, ये क्रम सही है छोटे से लेकर बड़े तक का। ओके, ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कह रहे हैं कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोबॉल है, पास्कल है, फोटॉन है, कौन सी नहीं है? असेंबली भाषा नहीं है। असेंबली भाषा कैसी भाषा है? तो आपने कहा सर असेंबली लैंग्वेज तो लो लेवल की लैंग्वेज है, लो लेवल कैटेगरी की लैंग्वेज है। देखिए, अगर हम लो लेवल की बात करें तो इसमें 2 भाषाएं आती हैं, एक आपकी मशीन लैंग्वेज आती है और दूसरा आपका असेंबली आती है। दोनों लैंग्वेज कैसी हैं? लो लेवल की लैंग्वेज हैं। बाकी अगर हम कोबॉल की बात करते हैं, जैसे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है, पास्कल की बात करते हैं, फोटॉन की बात करते हैं, तो ये सब आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और याद रखना है, जो फोटॉन है आपकी ना, ये सबसे पहली फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? फोटॉन है। इसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताओ, तो आंसर में क्या हो जाएगा? फोटॉन हो जाएगा, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इसमें ये बताना है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। अब इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, सर्च इंजन होता क्या है? तो आप जब गूगल पर सर्च करते हैं, नॉर्मली अधिकांश सभी गूगल पे सर्च करते हैं, और जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर सर्च रिजल्ट आपके सामने आते हैं। जो भी कीवर्ड आप यूज करते हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारे सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। तो गूगल हो गया यहाँ पर, याहू हो गया यहाँ पर, विंग हो गया, ये सब सर्च इंजन हैं। बट बी ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपने कहा सर क्रोम सर्च इंजन नहीं है। फिर ये क्रोम है क्या? तो इसका पूरा नाम होता है गूगल क्रोम, जो कि एक वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। अब सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या फ़र्क होता है? तो सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है ना, जिसका उद्देश्य है आप जो कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उसके सर्वर पर उसको दिखाना। गूगल क्रोम का मतलब ये होता है वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर का मतलब ये होता है कि आप उस तक किसी वेब साइट तक, किसी यानी www पर जो कंटेंट है वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, सर्च इंजन को चलाएंगे कैसे, या सर्च इंजन कहाँ पर ओपन होगा, वो प्लेटफॉर्म होता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। और इस वेब ब्राउजर की हेल्प से ही हम google.com पे पहुंचते हैं या अदर जो भी वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर उन तक पहुंचते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम किसी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। और सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन का काम होता है कि जो कीवर्ड आप यूज करेंगे उससे संबंधित जो भी डेटा होगा वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर वो आपको दिखाने का काम करेगा। ओके, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट? इसमें क्या समानता है? सभी में समानता पूछा है। तो अगर हम समानता की बात करें और ऑप्शन देखें तो सभी समाचार वेबसाइटें हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइटें हैं,
सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है और सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, कैसी हैं? चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, ये सब सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत ही आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही इसकी समानता है। MS एक्सेल वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए होता है? आपने देखा होगा MS एक्सेल में या MS वर्ड में एक थिसारस का ऑप्शन होता है। अब ये जो है ना, किसके लिए यूज होता है बताओ? किसके लिए यूज होता है? तो समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट MS ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल होता है? बताइए, सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहेंगे तो कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। कट करेंगे पहले और पेस्ट करेंगे। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल X होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में V होती है, ये भी आपको याद रखना है। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार पर फ़ॉन्ट साइज तल में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज उपलब्ध है। MS ऑफिस में अगर हम देखें तो सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज कौन सा है और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? आंसर में आपका सी होगा। सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा 72 है। यानी कम से कम कितना कर सकते हैं? फ़ॉन्ट साइज 8 कर सकते हैं। अधिकतम कितना कर सकते हैं? 72 कर सकते हैं। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? Which of the following feature is used to add motion effect between the going of one slide and the coming of another slide? जब एक स्लाइड जाती है और दूसरी स्लाइड आती है तो उसके बीच में कोई मोशन इफेक्ट डालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एनिमेशन स्कीम, स्लाइड डिजाइन। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा पहला, स्लाइड ट्रांजिशन हमें ऐड करना होता है। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन हमें ऐड करना होता है। ऑप्शन हमारा पहला यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में डैश जाया जा सकता है। कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको कंट्रोल प्रेस कर लेना है, ठीक है, उसके बाद में दाईं ओर तीर के निशान वाली की दबाना है। तो ऐसी वाली जो की होती है, 4 एरो की होती है, उसमें राइट साइड वाली एरो की दबानी है। तो आप कहाँ जा सकते हैं स्प्रेडशीट में? तो आंसर होगा पंक्ति के अंत में जा सकते हैं। जो आपकी पंक्ति होती है, जो आपका कॉलम होता है, और उस कॉलम के हम सबसे लास्ट में जा सकते हैं। मेन कॉलम के अंत में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम के अंत में जाना है कंट्रोल के साथ में राइट एरो की। अगर हमें रो के बॉटम में जाना है, मीन सबसे नीचे जाना है, तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल से डाउन एरो की हम प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना कहाँ हुई? बोलो भाई, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना कहां पर हुई? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या नई दिल्ली? तो यहां पर हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा डी होगा, न्यू दिल्ली में हुई। अगला सवाल देखो, निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 20 में बताना है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताओ। मॉजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लाइनक्स है और एप्पल मैक ओएस है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखो ये सब तो कैसे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, इन्हें शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। बट मॉजिला फायरफॉक्स जैसा हमने बताया एक वेब ब्राउज़र है जो कि किसी वेबसाइट को क्या कर सकता है? ब्राउज कर सकता है। तो मॉजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, सब के सब क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। इनकी मदद से हम किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। 21 कहता है प्रत्येक HTML फाइल एक डैश फाइल होती है। प्रत्येक जो HTML फाइल होती है वो कैसी फाइल होती है?
टेक्स्ट फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है या कोई इमेज फाइल होती है? बताइए, प्रत्येक HTML फाइल एक कैसी फाइल होती है? तो आपने कहा सर एक टेक्स्ट फाइल होती है। जब हम HTML में कोड करते हैं तो ये सारा का सारा टेक्स्ट ही होता है, यहाँ पर कोई इमेज नहीं होती है ना, सब का सब टेक्स्ट होता है। तो HTML जो फाइल होती है वो कैसी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल होती है। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना। इसका यूज़ क्या है? तो वेब पेज को अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प उपलब्ध करता है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश नॉर्मल वेब लेआउट, अगर आप नॉर्मल वेब लेआउट जाना चाहते हैं, नॉर्मल या वेब लेआउट, सॉरी यहाँ कॉमा होगा, नॉर्मल लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए आप कौन से विकल्प पर जाएंगे? व्यू टैब में देखोगे आप, MS वर्ड ओपन करो और व्यू टैब में देख लो, तो व्यू टैब से आप ये सब कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, वहां पर वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट आप ये चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आपको सेव एज करना है तो सेव एज करने की क्या शॉर्टकट कुंजी होती है वर्ड में, यानी MS वर्ड में? देखो, सेव एज की यहाँ F12 हो जाएगी। क्या होती है? F12 सेव एज की होती है। यही लिब्रे ऑफिस अगर पूछ लिया जाए तो Ctrl+Shift+S हो जाएगा, लेकिन MS ऑफिस में F12 होती है सेव एज की शॉर्टकट की। निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो एंटीवायरस नहीं है? एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस वो होते हैं, एंटीवायरस जो होते हैं ना, वो आपके कंप्यूटर में वायरस से आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, वायरस को डिटेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यहाँ एंटीवायरस का प्रकार कौन सा नहीं है? अवास्ट फ्री, क्विक हील, K7, टोटल सिक्योरिटी, ये सब हैं। बट सी आपका देखो, मोजिला फायरफॉक्स फिर से यहाँ पे क्या आ गया? वेब ब्राउजर आ गया। तो या तो ब्राउजर है, यानी मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर है, बाकी सब एंटीवायरस हैं। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 25 का जवाब देना है। मैक्सिमम कितना जूम आप कर सकते हैं MS वर्ड में? तो अधिकतम अगर हम जूम की बात करें तो 500% कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जूम हो गया, कितना? 500। और मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो 10% कर सकते हैं। MS वर्ड का याद रखना है, मैक्सिमम 500 और कम से कम 10% हम जूम कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इस क्लास का PDF भी आप सबके लिए अवेलेबल है, वहां से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।